आप सभी का स्वागत है और आप सभी को बहुत 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 बधाई। जी हाँ, हमने प्रयास किया, आप सभी के सहयोग से, आप सभी की सदिच्छा से, आप सभी के प्रोत्साहन से। और जैसा कि एक सुभाषित है बहुत पुराना, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, आरभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति। अर्थात ये कि एक जो है वो नीच प्रकृति के लोग होते हैं, बकलोली करते हैं। आपने देखा ना, हमारे एक एमपी साहब हैं, वो बड़ी-बड़ी बकलोली कर रहे थे, बहुत मार पिटाई हुई उनकी। तो वो उस प्रकृति के होते हैं कि वो किसी कार्य को प्रारंभ करते ही नहीं। क्यों? उनको डर लगता है कि यार आरंभ करेंगे ना तो बीच में कहीं गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए आरंभ ही मत करो। तो मध्यम प्रकृति के लोग होते हैं कि आरंभ तो कर देते हैं, लेकिन थोड़ा-सा विघ्न होता है तो रुक जाते हैं। लेकिन सुभाषित कहता है कि उत्तम प्रकृति के लोग वो होते हैं जो कि विघ्नों के पुनः-पुनः आने के बाद भी छोड़ते नहीं है एक कार्य को आरंभ करके, और अंत में विजयश्री उनका वर्ण करती ही है। तो ये आज जो आप देख रहे हैं और जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो यूजीसी रेगुलेशंस 2026, उनको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। फुल स्टे, पूरे के पूरे रेगुलेशंस स्टेड हैं। और ये कहा है कि जब तक ये पूरी हियरिंग नहीं हो जाती है तब तक ये अबेयंस में रहेंगे, यानी इनके ऊपर फुल स्टे रहेगा। और इनके स्थान पे जो पुराने 2012 वाले जो रेगुलेशंस थे वो कायम रहेंगे। इसके ऊपर वहां इंदिरा जयसिंह पहुंच गई थी भाई। इंदिरा जयसिंह को लगा कि उसकी जो संपदा है वो लुटने जा रही है, तो इंदिरा जयसिंह कूद के पहुंच गई वहां। और इंदिरा जयसिंह ने कहा कि भाई ये क्या गलत बात हो रही है, ये इन्होंने मेंशन ही नहीं किया कि ये मेरी पिटिशन पर ये सारे के सारे रेगुलेशंस बने हैं, मुझको इसमें इंप्लीड नहीं किया गया, इत्यादि इत्यादि। लेकिन आज चली नहीं, और ये कहा कि भाई ये 2000 इंदिरा जयसिंह ने कहा कि 2026 के रेगुलेशंस तो रिपील हो चुके। अच्छा, सीजेआई ने कहा अच्छा, ओके, ठीक है, हम अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए आर्टिकल 142 के अंतर्गत यह आदेश करते हैं कि जब तक 2026 के रेगुलेशंस पर निर्णय नहीं हो जाता तब तक 2012 वाले रेगुलेशंस चलते रहेंगे। ले लो भाई इंदिरा जयसिंह जी, आ गया मजा आपको। विष्णु जैन जी, उन्होंने उन्होंने पैरवी की, सारे के सारे पॉइंट्स जो थे वो विष्णु जैन जी ने ही रखे, और विष्णु जैन जी ने बहुत ही इफेक्टिवली किया। और जो मेन बात जो आई ना वो वही वाली आई जो हमने कहा था कि साहब ये जो 3C है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वाला, इसकी तो कहीं बात ही नहीं थी। बात तो ये थी कि भाई कि सभी के साथ में न्याय होना चाहिए, और अंततः किसी भी नियम का, किसी भी कानून का उद्देश्य यही होता है कि सभी के साथ न्याय होना चाहिए। ये कौन सा इन्होंने रेगुलेशंस बना दिया जिसमें से एक वर्ग जो है उसको ये कहा जा रहा है कि भाई तुम तो अपराधी हो। हमें तो याद हो भाई वो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाया था अंग्रेजों ने, और उसमें कुछ ट्राइब्स जिनमें से बहुत सारी जो है वो आजकल की शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में है, उनको क्रिमिनल ट्राइब्स का दर्जा दिया गया था। और जो जिनको कहा जाता है कि साहब कि उन्होंने वो बराबरी का उनको अधिकार दिया गया, वो बराबरी का अधिकार देने वाले जो महापुरुष लोग थे, आजकल उनका नाम लेना भी जो है वो दंडनीय हो गया है कि साहब के नाम लो तो भी दंड, नाम ना लो तो भी दंड। तो वो अंग्रेजों के साथ लगातार उनके साथ काउंसिल्स में रहे, लगातार उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स रहे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को हटाया जाए। अभी तो जब भारत की सरकार बनी और उसमें उठा के देख लीजिए, उस समय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो अधिकार दिए थे SC ST को, उसमें 90% से ऊपर सवर्ण थे। और जो रिप्रेजेंट SC ST के कोटा का विरोध भी जो किया था ना,
वो अकेली महिला थी जो कि शेड्यूल कास्ट से आती थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में स्पष्ट लिखा है। लेकिन बाद में ये हुआ कि साहब कि सवर्ण तो उत्पीड़क है। ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? ये पूरी की पूरी ओरिएंटल स्कॉलरशिप है वेस्ट की। वेस्ट की जो ओरिएंटल स्कॉलरशिप है, पश्चिम ने इसको ईजाद किया। उठा के देख लीजिए, वो जेम्स मिल की द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया से लेके और आज तक पहले इसका आविष्कार हुआ। ये जो प्रोग्रेसिव लेफ्टिस्ट टाइप के लोग थे जर्मनी में और इंग्लैंड में, इन्होंने इस एट्रोसिटी लिटरेचर का आविष्कार किया। इन्होंने ये जो ट्रोप्स बनाए हुए हैं, जो एक जिसको हम कहते हैं स्वयं सिद्ध सिद्धांत बनाए हुए हैं कि सवर्ण जो है वो शोषण करते हैं, वो सब बना के और उसको ऐसा पढ़ाया गया भाई हमारे लेफ्टिस्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे पहले वाले, कि ये तो अभी माना ही जाने लगा कि नहीं नहीं साहब ये तो कैसे हो सकता है। 2000 वर्ष तक इनका उत्पीड़न हुआ है और 2000 वर्ष तक उत्पीड़न हुआ है। वो पहले तो लेफ्टिस्ट कहते थे, मार्क्सिस्ट कहते थे, अब आजकल आरएसएस वाले भी कहने लगे। जो आरएसएस का अवामीकरण हुआ है वो अत्यंत चिंता का विषय है हमारे लिए। और जब आरएसएस वालों को कहो कि भैया आप वामपंथियों से डरते हो या आप वामपंथियों से इंटेलेक्चुअली अपने आप को इंफीरियर समझते हो, तो वो नाराज हो जाते हैं। लेकिन ये इस रेगुलेशन में जो कुछ उभर कर आया है, जिस तरह से ये रेगुलेशन बने, जिस तरह से इनका निर्माण हुआ, उसमें साफ ये दिखता है कि ये इन्फीरियॉरिटी सरे चढ़कर बोल रही है। जिस संसदीय कमेटी में इन रेगुलेशंस के ऊपर चर्चा हुई, इन रेगुलेशंस की समीक्षा हुई, इन रेगुलेशंस के में ओबीसी डालने की संस्तुति हुई, हालाँकि उसमें उन्होंने ये नहीं कहा था, उस कमेटी ने भी, कि आप जो सज़ा देने का प्रावधान है, गलत कंप्लेंट पे वो हटा लें। वो इंदिरा जयसिंह ने हटवाया। क्यों? क्योंकि जितनी भी एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, जो लोग भी बैठे हुए थे, वो सारे के सारे इंदिरा जयसिंह से बड़े प्रभावित थे कि कितनी बड़ी वकील है। ये सारी चीज़ें आज अत्यंत संक्षेप जो कार्यवाही हुई, संक्षिप्त कार्यवाही हुई कोर्ट में, वो आ गई और सीजेआई ने बिल्कुल छूटते ही सबसे पहले कहा कि भई इसमें तो मिसयूज़ हो सकता है। पूरी संभावना है इसमें मिसयूज़ की। क्यों संभावना है? जस्टिस बागची जो उनके साथ में बैठे थे, उन्होंने कहा कि भई जब ये 3E है, 3E क्या है? देखिए इसमें क्या है, रेगुलेशंस में 2 परिभाषाएँ दी गई हैं डिस्क्रिमिनेशन की। एक 3C दी हुई है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की। ये पुराने 2012 के जो रेगुलेशंस थे उसमें नहीं होती थी। फिर उसके बाद 3E दी हुई है। और 3E जो है वो डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा है और डिस्क्रिमिनेशन में उसमें सभी सम्मिलित हैं। सभी सम्मिलित हैं उसके अंदर। तो जब ये सामने बात आ गई कि भाई सभी इसमें सम्मिलित हैं और 3E है, तो फिर ये 3C अलग से क्लॉज़ बनाने की क्या आवश्यकता थी? तो सीधे-सीधे कोर्ट ने पूछ लिया। सीधे-सीधे कोर्ट ने पूछ लिया। तो इसका कोई उत्तर, वैसे भी एसजी जो थे उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। ये हम कहेंगे भाई कि एसजी ने कोई उत्तर नहीं दिया, एसजी ने कहा कि भई इसमें तो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं। तुषार मेहता जी सॉलिसिटर जनरल वो थे उपस्थित, उन्होंने कहा इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं, इनको देखना पड़ेगा इत्यादि, इत्यादि। अ, इससे ये लग रहा था कि सरकार जो है वो भी घबराई हुई है कि भई क्या करें? इधर कुआँ उधर खाई। लेकिन मोदी सरकार को कम से कम हमारा, यानी कि देखिए 3 पिटीशंस थी कोर्ट में आज। जो एक हमारी पिटीशन थी, उसमें नंबर 1 पिटिशनर राहुल दीवान है, इसीलिए उसका टाइटल जो है वो राहुल दीवान एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। ये तो टाइटल है। 3 और हैं उसमें, एक पटालिया साहब हैं, हाँ, एक अनुभव जी हैं और नंबर 4 पे मैं हूँ इसमें। ये 4 पिटिशनर तो हैं जो पहली रिट पिटिशन में है, दूसरी पिटिशन जो है वो मृत्युंजय तिवारी जी की है और तीसरी पिटिशन वो नवीन जिंदल जी की है। कोर्ट ने नोटिस इश्यू किए, नोटिस इश्यू करने के साथ-साथ प्रोविजंस को, यानी कि रेगुलेशंस को अबेंस में रखा, यानी फुल स्टे किया और तीनों पिटिशंस को टैग कर दिया किसके साथ में, वो जो पुरानी इंदिरा जयसिंह की पिटिशन है जिसके अंतर्गत ये रेगुलेशंस बने हैं।
ये देखिए ये रेगुलेशंस जो बने थे ये एक तरफ़ा बने थे, क्योंकि वहाँ पर किसी भी और हितधारक को जिसकी स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे हैं, ये स्टेक होल्डर्स की भी बात आई कि भई ये स्टेक होल्डर्स कौन है? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि साहब कि सारे स्टेक होल्डर्स को ले लिया गया है और दूसरी तरफ आप एक पर्टिकुलर वर्ग को पूरी तरह से एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो ये जो है ये इंक्लूसिव नहीं, ये एक्सक्लूसिव है, ये एक्सक्लूजन का प्रयास है। ये बात आई। तो मैं कहूँगा कि बड़ी अच्छी तरह से एप्रिशिएट किया कोर्ट ने। बाकी विष्णु शंकर जी ने बहुत अच्छी पैरवी की और वहीं से बात आ गई कि साहब ये कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है कि सब बराबर होने चाहिए, कि साहब कास्ट की बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ तो 3C जो है वो सीधे-सीधे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ही कर रहा है। बाकी और भी हमने 8B और 8C विशेष रूप से इंगित किए थे, लेकिन 8B और 8C की आवश्यकता नहीं पड़ी। 8B वो है जिसमें पुलिस को फॉरवर्ड किए जाने की व्यवस्था है, पुलिस को कैंपस में लाए जाने की व्यवस्था है और उसके बाद फिर वो आपका 8C है, जिसमें 24 घंटे के अंदर इंक्वायरी करके और आपको निर्णय देना है प्राइमा फेसी है कि नहीं है। भई ऐसे भी कुछ होता है क्या? बहरहाल अभी तो पूरा 2026 का ये सब स्टे हो गया और मुझे लगता है कि अब शायद सरकार को भी सद्बुद्धि आएगी, क्योंकि निशिकांत दुबे जी फिर बोल रहे थे। वो बोले तो मैंने कहा था ना कि देखिए कोर्ट से ही होगा हल। फिर उसका क्रेडिट भी लेने का प्रयास कर रहे थे, तो लोगों ने बड़ा उनका फिर से मज़ाक उड़ाया कि भैया तुम तो जो थे वो पूरी तरह से उसके साथ बैठे हुए थे कि साहब, और ये भी कह रहे थे कि किसी भी सांसद ने नहीं उठाई ये बात। अरे! किसी सांसद की औकात है क्या आजकल? भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद जो हैं, वो अब कठपुतली की तरह हैं, जिनको ऊपर से नचाया जाता है और खुशी से नाचते हैं। और ये चाहते हैं कि जो स्वतंत्र जो स्वतंत्र लोग हैं या जो स्वतंत्र आवाज़ें हैं, जो अब यूट्यूब में ही हैं अधिकतर, वो भी उन्हीं की तरह बात करें और उनका जो आईटी सेल का जो हुआ, वो तो आपने सबने देखा। ऐसा भगवान किसी का भी ना करे जिस तरह से इन आईटी सेल का जो है इस बार महिमा जिसको कहें कि क्या क्या सॉरी उनका जो है वो मर्दन हुआ, मान मर्दन हुआ। जिस तरह से ये आईटी सेल वालों का मान मर्दन हुआ, वह आईटी सेल वालों की प्रतिष्ठा तो सदैव सदैव के लिए समाप्त हो गई। बिल्कुल। और हम तो यही कहते हैं कि भई सभी को प्रयास करते रहना चाहिए। छोटे-छोटे प्रयास करने से ही एक बहुत बड़ा एक आ जाता है परिणाम, छोटे-छोटे प्रयासों से ही। तो आप लोगों की आशीर्वाद से, आप लोगों की कृपा से ये छोटा-सा प्रयास हमने किया और हमको ये परिणाम मिल गया। और बातें आईं। इंदिरा जयसिंह जो बीच में कूदी, तो इंदिरा जयसिंह जो है वो ये कह रही हैं वहाँ पर खड़ी होके कि साहब ये बहुत, ये तो मैंने आपको बताया है क्यों कह रही बहुत गलत बात है कि साहब कि हमको नोटिस नहीं है, हमें बताए बिना ये पीछे से आ गई और इसमें जो है वो स्टे नहीं होना चाहिए, वो बड़ा अन्याय हो जाएगा और अन्याय तो होता ही है इत्यादि, इत्यादि। वो अन्याय की जो बात करती है ना, वो सब इन्होंने ही गढ़ी हैं। इन्होंने ही वो बातें सारी गढ़ी हैं और उनको गढ़ के और आपस में ही शेयर करके और उसका एक पूरा कॉर्पस बनाया है, रेफरेंसेस जिसको बोलते हैं सर्कुलर रेफरेंसेस। ये आपने एक झूठी बात लिखी, फिर दूसरे ने उसको कोट किया, फिर जो पहला है उसने वो जो दूसरे ने कोट किया उसको कोट करके उसी को और स्ट्रेस कर दिया, या फिर 4-5 लोगों का एक सर्कुलर रेफरेंस का एक क्लब बन गया और आपस में कोट कर करके और उसको बना लिया ये है स्कॉलरशिप। और वही स्कॉलरशिप कोट कर करके उन्होंने किया था। कोर्ट ने ये भी माना कि हमारे निर्देश इस प्रकार के नहीं थे कि आप इस प्रकार से बिल्कुल जातियों में विभाजन कर दें और इस तरह का सिस्टम बना दें जिसमें ये लगे कि साहब कि नहीं, एक वर्ग जो है वो तो पैदाइशी क्रिमिनल है, पैदाइशी शोषक है। यही बताने का प्रयास किया गया है।
इन रेगुलेशंस में यही बताने का प्रयास किया गया है, खास तौर से जब ओबीसी वर्ग को इसमें जोड़ा गया, तो आप देखिए कि ओबीसी वर्ग और एससी एसटी वर्ग का जो रिजर्वेशन भी दिया गया है, उसका जो आधार है वो अलग-अलग है। एससी एसटी को जो रिजर्वेशन दिया गया है, उसका आधार है हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन, और ओबीसी को जो दिया गया है, उसका आधार है सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। विष्णु जैन जी ने एक बात और भी बड़ी अच्छी कही, उन्होंने कहा कि साहब कि अब तो आप ये देखिए कि विद इन ओबीसी अब ये निर्णय आ गए हैं कि साहब के विद इन ओबीसी जो अलग-अलग जातियाँ हैं, उनकी अलग-अलग स्थिति है। तो ये इस प्रकार से कैसे किया जा सकता है कि साहब सभी को एक धारा में पिरो दिया, धागे में पिरो दिया गया। तो अच्छा निर्णय आया, बिल्कुल। हम आप सबके सहयोग के भी बहुत आभारी हैं। आगे अभी लड़ाई और चलनी है, क्योंकि 19 मार्च को आगे सुनवाई होनी है, और ये जो हमारे जो विपक्षी हैं, विरोधी हैं, ये बड़े चालाक हैं। ये देख रहे हैं कि माहौल इस वक़्त इनके विरोध में है, तो ये पूरा प्रयास करेंगे कि भई इसको किसी तरह से निपटा दें या फिर इसको डिले करें, फ़ेवरेबल बेंच ढूँढें। ये सब काम ये लोग करते हैं। लेकिन अब हमको इस षड्यंत्र का जब पूरा पता है, तो अब हमें इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देना है, कतई नहीं होने देना। जैसे कहते हैं ना कि साहब योजनानि सहस्राणि योजनानि सहस्राणि शनैर्यति पिपीलिका, पिपीलिका चींटी होती है। जिस प्रकार से एक चींटी जो भी है वो धीरे-धीरे सहस्र योजन पार कर लेती है। तो अगच्छन् वैनतेयोपि पदमेकं न गच्छति। वैनतेय मतलब गरुड़, अगच्छन् मतलब जो इम्मोबाइल है, पड़ा हुआ है। तो भाई इम्मोबाइल या पड़ा हुआ जो गरुड़ भी है, वो एक कदम भी नहीं चल सकता। तो हम तो चींटी हैं, लेकिन हम चलते रहे, आप लोग सब हमारे साथ चलते रहे, तो आज ये परिणाम है।